हाँ, तो आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक रखते हैं क्लास 10 मैथ के विकल्पी क्वेश्चन के टाइप का, कि ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और उसमें आपको उस ऑप्शनल टाइप में कितने समय देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ क्वेश्चन पहले इस तरह के हल करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा बार बार आपके आते हैं। क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ये बार बार आता भी है। तो हम पहले चलते हुए बात करते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर इसका प्रूफ करना है तो इसको चलिएगा प्रोसेस बाय हम प्रोसेस बता दे रहे हैं। ठीक, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। देखिएगा इस तरह सवालों में पहले हमें इसमें दिया है कि आपका ये परिमेय संख्या है कि नहीं। मान के हम चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या तो हमें पता है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो परिमेय संख्या हम मान के चलते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जहाँ पर ये क्या है, जहाँ पर a, b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। एक मिनट, सह-अभाज्य, हाँ, तो जहाँ a और b सह-अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। ठीक, सह-अभाज्य संख्या होने का मतलब होता है कि उन सभी संख्याओं को हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल खुद से कटे, किसी और नंबर से ना कटे। अगर वो किसी और नंबर से कट रहा है तो हम उसको सह-अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब अगर हम √2 बराबर हम इसको परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो a और b हम जो लिए हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा a²/b²। तो b² को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 बराबर हो जाएगा, ठीक, a²/b²। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा a²/2। अब देखिएगा यहाँ पर b² बराबर a²/2 है, यानी a² 2 से क्या है, विभाजित हो रहा है। a² 2 से विभाजित है, विभाजित हो रहा है ना, भाग जा रहा है, विभाजित। a² 2 से विभाजित है, तब a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। कैसे, अगर मान लीजिए देखिएगा, अगर कोई भी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित, उस किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी, उस 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a² 2 से विभाजित है, तब a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब देखिएगा, ये जो हम a माने थे वो तो केवल स्वयं की संख्या से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक कोफिशिएंट और मिल गया 2, यानी ये 2 से भी विभाजित हो रहा है। फिर इसको आगे प्रोसेस जब हम बढ़ाएंगे
तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हम a बराबर 2c रख देंगे। अगर हम मान लें ठीक, a बराबर हम 2c रख देंगे, a बराबर 2c, a बराबर हम 2c लेते हैं, माना a बराबर 2c है, तब इसको समीकरण अगर हम एक भी मान लें तो लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक में तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर, अर्थात काट देंगे तो हो जाएगा क्या, ठीक 2c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर अपन में 2। अब देखिएगा यहाँ b स्क्वायर क्या हो रहा है, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, इतना लिख दिए। हमने सबसे पहला काम क्या किया है, देखिएगा, हम पहले के मान के चलते हैं कि ये जो √2 परिमेय संख्या है कि नहीं सिद्ध करने के लिए, तो पहले मान ही लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या a बटा के b में लिख सकते हैं, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जो a और b जैसी संख्या ले रहे हैं वो कैसी संख्या हुआ, a b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब ये केवल स्वयं से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटा है। अगर किसी नंबर से कटा है तो इसका विरोधाभास होगा, जिससे हमारा ये समीकरण क्या होगा, जो हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय है, तो यहाँ विरोध उत्पन्न होने लगेगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम परिमेय संख्या के मान के चल रहे हैं और इसका विरोध हो रहा है, लास्ट में विपरीत आ रहा है कि ये अपरिमेय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इस तरह का हमने मान के चले, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग किए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये रूट का स्क्वायर हट जाएगा तो इधर भी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b को इधर लाएंगे 2 बटा में, तो हम लिख देंगे कि ये स्क्वायर जो वैल्यू है वह 2 से विभाजित है, तब a भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। ये कहानी हम समझ गए। ठीक, उसके बाद अब a बराबर हम 2c ले रहे हैं, तो a का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 1 है। चलिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह जब स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा 2 बटा में क्या है 2 है, 2 से काट देंगे 2 बार में तो हो जाएगा 2, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ से b स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः b भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। अब इसमें कथन में क्या लिखेंगे, अब देखिएगा ये जो कथन हो रहा है कि मतलब जो a, b के अलावा इसका एक गुणनखंड देखिएगा, इसमें लिख क्या सकते हैं, हमारा तो यहाँ तो प्रूफ हो गया। इसका मतलब यहाँ जब एक जो a और b है वह 2 से क्या हो गया, इसका एक और भाज्य संख्या क्या मिल गई 2। तो अगर मान लें तो यहाँ पर लिख देंगे a और b दोनों संख्याएं
2 से विभाजित हो रही हैं, 2 से विभाजित हो रही हैं। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह कहानी आप उसको करके इस तरह के सवालों को परिमेय अपरिमेय विभाजित, इस तरह के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप रिपीट और थोड़ा सा इसका अध्ययन करके ही जाइएगा। अब देखिए इसमें हमारा बात क्या था, इस तरह के दोनों संख्या हमने इसको मान के चला था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने मान लिया, ठीक है चलिए परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो a बाई b के रूप के बराबर होगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्यूशन किए हैं तो लास्ट में a b जब सहभाज्य संख्या माने हैं तो सहभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित हो रही है। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है तो इसमें a और b यानी a और b के अलावा इसके एक और गुणनखंड मिल गया यानी भागफल, यानी ये जो a और b दोनों हैं वह 2 से विभाजित होने लगे। यहाँ से 2 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब ये सहभाज्य संख्या मान के चले, यहाँ देख रहे हैं ये 2 से और भी कटने लगा। इसका मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये विरोध कर रहा है कि नहीं मैं परिमेय नहीं हूँ। तो जब ये परिमेय नहीं कह रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। इसको भी हमें सिद्ध करना कि ये जो √3 है परिमेय संख्या नहीं है। तो हम सीधा से बात करेंगे जब हम मान के चलें कि √3 संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। प्रूव जब करेंगे, यहाँ सिद्ध जब करेंगे तो मान के चलेंगे कि जो √3 है वह एक क्या है, परिमेय संख्या। √3 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की a बटा के b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो a और b होंगे वह सहअभाज्य संख्याएं होंगे, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, इतना लेके चलते हैं। जहाँ ए और बी क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना लेके चले, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a बटा का b का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर करेंगे a स्क्वायर पान में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर से करेंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 3। तो लिख देंगे a स्क्वायर 3 से विभाजित है। अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम a बराबर कोई और कांस्टेंट ले रहे हैं। a बराबर क्या ले लें, 3c ले लें या 2c ले लें, 3c ले लें, कुछ भी ले लें।
ए 3 बराबर 3c ले लें, जहाँ c एक पूर्ण संख्या है, ठीक। ए बराबर 3 ले लें। इसको अगर हम समीकरण 1 बना लेंगे तो लिख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर रखेंगे तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा 3 रहेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9c स्क्वायर अपान में 3 3 जा 9, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर और c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में 3। अतः यहाँ से लिखेंगे जब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी 3 से विभाजित होगा, ठीक, 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने तो सहभाज्य संख्या मान के चला है, सहभाज्य संख्या तो केवल 100 से करते हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 3 से भी विभाजित होने लगी। इसका मतलब ये विरोध कर रहा है कि मैं परिमेय संख्या नहीं हूँ। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो यह जब अपरिमेय हो जाएगा तो यह अपरिमेय के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी 3 से विभाजित हो रहे हैं, जो विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए इतना करेंगे तब जाके ये अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जब भी आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि √3 √2 या कुछ और वैल्यू देकर कहेगा कि क्या ये परिमेय है, क्या परिमेय सिद्ध करना होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं विकल्पी क्वेश्चनों पे, कुछ विकल्पी क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा विकल्पी क्वेश्चन में कुछ इस तरह का कह देगा कि अगर आपका एक समीकरण दे देगा, कह रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल मतलब मान लेते हैं ये द्विघात समीकरण, तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a में a। तो यहाँ से -b और a का मान निकाल के यहाँ पर रख दीजिएगा, हमें शून्यकों का योगफल मिल जाएगा। तो शून्यकों का योगफल यानी a का मान देखिए यहाँ पर आपका क्या है। अगर इस समीकरण में देखा जाए तो a का मान आपका 4 है, अब b का मान -4 है और c का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल यानी हो जाएगा -b का मान कितना है जी -4 है और a का मान कितना है जी 4 है। तो जब कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और बटा में 4 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल आ गया 1। तो विकल्प में देखेंगे 1 जहाँ है वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के विकल्प में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विकल्प में देखिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा समय आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ कैलकुलेशन जो ज़्यादा लिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड से भी करना होता है। विकल्प के लिए पूरा का पूरा वैल्यू अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा, जिससे कुछ कैलकुलेशन जो होते हैं अपने माइंड से करना होता है। तो जैसे देखिएगा एक बहुपद है का एक शून्यक 3 है, तब
ए का मान बताना। तो इस तरह के ऑप्शन में देखा तो कह रहा कि इसका 1 0 1 3 है, यानी 0 1 3 है। तो जैसे ही 1 0 की इसकी वैल्यू भरी जाएगी, 1 0 का मतलब इसका एक गुणनखंड ए है। तो जब ये ऐसी बात होती है कि एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसमें रखने पे पूरा 0 होना चाहिए। तो जब ये 3 गुणनखंड है तो जैसे ही x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर दे देगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये गुणनखंड है। अगर कोई भी इक्वेशन किसी नंबर का गुणनखंड होता है तो वह वैल्यू भरने पर पूर्ण रूप से 0 हो जाता है। तो अगर ये पहले से कह दिया कि ये है उसका 1 0 है तो तुरंत इसमें x की जगह जहाँ जहाँ आपका समीकरण है उसकी जगह x की जगह हम क्या रख दें, 3 रख के इस समीकरण को 0 के बराबर कर दें। जैसे ही x का गुणनखंड रखेंगे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा, यानी तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब -3 गुणे ए बराबर ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ही उसका ये गुणनखंड है तो ये 0 हो जाएगा पूरा समीकरण। 9 - 3 ए बराबर 0 और इधर हो जाएगा 6 घट के -3a बराबर 0। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 0, ये बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी की 6, a बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि यदि समीकरण x + y बराबर 10 का एक हल x बराबर इतना है और y बराबर इतना है तो m का मान, तो x का मान दिया है, y का मान इस इक्वेशन में अपने भर लीजिए। तो x + y बराबर 0 है तो x का मान भी दिया है, y का भी मान दिया है। x की जगह x की वैल्यू रखिए, y की जगह y की वैल्यू रख के हल करके वहाँ से m का मान निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितना दिया है 3m प्लस में 2 अब प्लस y की वैल्यू कितना दिया है 4 बराबर में कर ले 0, आई 4 2 6 हो जाएगा, यम बराबर 6 और 6 इधर आके -6 हो जाएगा। तो हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6 -2 यानी यम बराबर की वैल्यू क्या है -2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक मिनट। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 10 दिया है, आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ 10 है तो ये 6 के माइनस होगा इधर तो ना, 4 2 6, 6 में माइनस होगा 10 में से 6 गया 4, तो 4 बटा में जाएगा 3, तो इसमें कोई ऑप्शन है 4/3। चलिए ये ऑप्शन सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो। चलिए कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है। देखिएगा आपका इक्वेशन दिया है x - y बराबर आपका 2 है, फिर दूसरा इक्वेशन दिया है x + y बराबर 2 है। ठीक, ये दो इक्वेशन दिया है और कह रहा है का हल होगा, इन दोनों इक्वेशनों का हल पूछ रहा है, यानी हल पूछने का मतलब इसमें x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरह के इक्वेशनों को हल करने के लिए सीधा x - y बराबर 2 कर लीजिएगा, x + y बराबर 2। और देख पा रहे हैं अगर जोड़ेंगे तो हाई y वाला कट जाएगा, तो लिख देंगे जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, कट जाएगा, इधर हो जाएगा 4, x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/2, काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो x बराबर 2, x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लीजिए। इसमें रखेंगे तो 2 माइनस में y बराबर हो जाएगा 2, तो इधर वो क्या हो जाएगा -y बराबर 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसका जो हल होगा 2 क्या हो जाएगा 0। इस तरह के इसके हल होंगे। बस समीकरण को हल करने के लिए पूछेगा, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए कुछ क्वेश्चन अलग करते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, करा द्विघात समीकरण आपका 3x² - 12x + m है, यानी आपका द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 12x + m है। तो कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो m का मान बदले। मूल बराबर होने के लिए जो विवेक्तर होता है b² - 4ac बराबर में क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर a b की वैल्यू c की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू आपकी -12 है, c की वैल्यू आपकी m है। रखिए इसमें b की वैल्यू 12 -12, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा -4
ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है यम, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर हम प्लस में 144 हो जाएगा जी, और 4 12 हो जाएगा इधर, और 4 12 माइनस 12 यम इधर होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 12 यम, तो 12 यम हो जाएगा। तो यम का मान निकालना है तो इधर ये गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में, तो 12 बार हम 144 होगा, तो यानी यम का मान कितना हो गया 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट आपका डी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत मज़ेदार तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। विकल्पी टाइप में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाएंगे। देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करा -5 -1 3 7, ये आपका एपी का सीरीज है, तो इसका रहा सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर का मतलब डी होता है, और सर्वांतर निकालने के लिए अगले पद में से पहले पद को निकालते हैं, यानी सर्वांतर डी बराबर होता है T2 - T1, यानी अगले पद में से पहले पद को घटाना। तो डी बराबर अगला पद क्या -1, और इसी में से क्या घटाना -5, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा डी बराबर -1 है +5 हो जाएगा, और माइनस है तो घट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कोई 4 ऑप्शन है, हाँ ये वाला सही है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा के अनुक्रम 13 10 7 4 एपी में है। ऑप्शन में करा सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, और नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पहले चेक करते हैं क्या बात से क्या है, इस श्रेणी में है कि नहीं। श्रेणी को होने के लिए सर्वांतर सबका सेम होना चाहिए। तो सर्वांतर निकालेंगे तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 10 - 13 कितना हो जाएगा। अगर डी निकालेंगे तो हो जाएगा T2 - T1, तो T2 कितना है 10 - T1 13 है। ठीक, तो हमको लग रहा है इसका आएगा -3। फिर अगला में देख सकते हैं, तो फिर इसका हो जाएगा 7 - 10, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा -3, 13 10 7 4। फिर 4 में से इधर घटाएंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 7, यानी डी बराबर -3। यानी अगर 10 13 7 4 करा एपी में है, मतलब एक अनुक्रम श्रेणी दिया है करा कि एपी में है, तो इसके देख रहे हैं सर्वांतर सबका समान आ गया। इसका मतलब जब सर्वांतर समान हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सही बात है कि ये एपी में है। तो ये बात हो जाएगी सत्य कि एपी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन ये है करा कि 4 9 14 से .254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। तो अंत से 10वां पद निकालने के लिए या अंत से nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है अंत से nवां पद, अंत से nवां पद बराबर होता है। अब देखिएगा nवां पद का फार्मूला होता है ये प्लस n - 1 इंटू में डी, ये होता है nवां पद। अगर अंतिम से कहेगा तो ये जो प्रथम पद हो जाएगा और लास्ट पद हो जाएगा। लास्ट पद को हम लोग क्या पद रिप्रेजेंट करते हैं यल से, और यहाँ पर जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा अंतिम से पद से लिए पीछे से के लिए, और फिर यहाँ पर आपका n - 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी, यही आपका फार्मूला बन जाएगा। चलिए अब इसमें अंतिम पद तो दिया है 254 माइनस n 10वां पद निकालना है -1 इंटू में डी। सर्वांतर कितने का है 4 5 9 9 5 14, यानी 5 का सर्वांतर हो गया है। तो इसको हल कर लीजिए, 254 माइनस हो जाएगा कितना 9 5 45, तो घट के 9 9 5 45, 254 में से 45 गया तो 14 से 5 गया 9, और एक उधार लिए 4, यानी 209 हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन 209 है, ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह के आप क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपसे उम्मीद है कि सभी बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाते जाइए, और जितने भी बुक में अनसॉल्व्ड में या कुछ में विकल्पी में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं सबको एक बार रिविज करते जाइए, एकदम रिवाइज कर लीजिए। आपका अनसॉल्व्ड हो चाहे बुक का हो चाहे विद्या क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, जितने भी ऑप्शनली क्वेश्चन होते हैं बढ़िया से उसको एक तरफ से सॉल्व कर लीजिए।
आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। बस 1-2 बुक पढ़ लीजिए अच्छे से, उसी क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन सब आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।